हमारा घर स्ट्रांग बनता है जब हम हमारी फुटिंग सही से बनाते हैं, जब फाउंडेशन बोल लो। तो आज की वीडियो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि फुटिंग को सही से कैसे करना है। अपने ठेकेदार को भी दिखा दो कि इस तरीके से घर बनाओ कि आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। फुटिंग सही होगी, आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, आपका घर मजबूत बनेगा। फुटिंग का तरीका बताऊंगा, फिर शटरिंग का तरीका बताऊंगा, फिर कॉलम को कैसे करना है वो तरीका बताऊंगा। ये वीडियो देख लो, आपका घर पक्का गारंटी है स्ट्रांग बनेगा। करते हैं कोई फुटिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा काम रहता है लेआउट का। लेआउट करना रहता है, ड्राइंग के हिसाब से हम लेआउट करते हैं। हमें मेंशन होता है, कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन होता है, तो हम टोटल स्टेशन की हेल्प से लेआउट कर लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट पता है, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के हम पूरा लेआउट कर लेते हैं। ये फुटिंग का लेआउट किया जा रहा है। जब लेआउट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो काम रहता है वो रहता है किसका? एक्सकवेशन का, खुदाई का। तो जब हमारी खुदाई होगी, उसके बाद सेंटर लाइन की जाती है, मार्किंग की जाती है, फुटिंग के कॉर्नर्स, कभी कभार कॉलम का कॉर्नर किया जाता है। मैं कॉलम का कॉर्नर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा टेप की हेल्प से इंजीनियर ये प्रोसेस कर रहा है। प्लम बॉब गिरा रहे नीचे। देखो, ये कॉलम की मार्किंग कर दी जाती है। यही फुटिंग का कभी कभार क्या होता है, फुटिंग का सेंटर और कॉलम का सेंटर सेम ही होता है, मोस्टली ये तरीका होता है। तो यहाँ नीचे पहले पीसीसी की, जब हमारी एक्सकवेशन हो गई, पीसीसी की जाती है, उसके ऊपर ये मार्किंग की जाती है। और कभी कभार क्या होता है, पीसीसी, ये जो सामने आप देख रहे हो फुटिंग नहीं है, ये पीसीसी है। क्यों ऐसी पीसीसी है? कई जगह पे हार्ड स्टार्टा जो रहता है, मतलब हमें जो फुटिंग के लिए नीचे चाहिए होता है बॉटम, वो हार्ड चाहिए, मतलब पत्थर होना चाहिए। जोन 3 का हमारा नीचे मिट्टी होनी चाहिए। तो उस कई जगह पे जल्दी आ जाती है, कई जगह पे ऊपर नीचे रहती है, तो उसको एक लेवल पे पीसीसी की जाती है, मतलब सारी फुटिंग एक लेवल पे पहुंचाई जाती है। तो उसके लिए फुटिंग यहाँ पे मोटी की गई है। कई जगह पे 300 mm आ जाएगी, कई जगह पे 75 mm आएगी, कई जगह पे 400 mm आ जाएगी। जब वो प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, ड्राइंग में हमारा क्या होता है, बुर्जी होती है। मतलब आपको पता होगा, जो पेग्स जिनको बोलते हैं, मतलब वो फुटिंग के सेंटर में, आपने साइड साइड पे देखा होगा, हर बिल्डिंग जो सही तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, वहां बुर्जियां बनाई जाती हैं, साइड साइड पे पैग्स बनाए जाते हैं। तो उनकी हेल्प से क्या किया जा रहा है, यहां फुटिंग का सेंटर निकाला जा रहा है। फुटिंग का सेंटर क्या निकाला जा रहा है, मतलब जहां आपका फुटिंग का सेंटर होगा, वहां आपका कॉलम का सेंटर है, और उसी तरीके से स्टील बांधा जाता है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो दिक्कत क्या होती है, आपकी फुटिंग आगे पीछे हो जाती है। और जब बाद में मेजरमेंट की जाती है, तो पता चलता है यहां डोर के लिए तो 200 mm कम पड़ रहा है, यहां दीवार के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्रॉपर यहाँ मार्किंग की जाती है। ये सेंटर लाइन लगाई हुई है, देखो, ये पूरी एक डोरी बांधी हुई है। और साथ में यहाँ एक लड़की क्या कर रही है, वो लिख रही है डेट। जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो, उस पर डेट मेंशन करके रखो। क्यों मेंशन की जाती है? इसलिए की जाती है कि आपको क्यूरिंग का पता चले कि इस फुटिंग की कास्टिंग, इस पीसीसी की कास्टिंग इतने तारीख को हुई थी, और इसकी 10 दिन हमें तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है। ये क्लाइंट मस्ट कहते हैं, चेकलिस्टें होती हैं। मैंने कहा था आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वो कंप्लीट डिटेल मैं आपको देने ही वाला हूं। फिर दूसरी चीज क्या की जाती है, जब भी कंक्रीट हो जाता है ना, वेट हैजन, ये जो मतलब गनी बैग्स रहते हैं, उनको बिछाया जाता है कि प्रॉपर से क्यूरिंग हो सके, जैसे ये सामने किया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से अगर आप करते हो, तो आपकी फुटिंग क्या होती है, परफेक्ट तरीके से बनना स्टार्ट हो जाती है। ये डोरी आ गई, चारों तरफ से ये मार्किंग की जाती है। जब एक बार मार्किंग हो जाती है, सेंटर लाइन आ जाती है, उसके बाद टेप की हेल्प से फुटिंग छापी जाती है। हमें सेंटर मिल गया, हमारी फुटिंग है 1300 mm की, तो 750 इस तरफ चले जाएंगे, जहाँ 650 इस तरफ चले जाएंगे, या 650 इस तरफ, तो 1300 mm की हमारी फुटिंग हो जाएगी। ठीक है, जो भी साइज हो आपका, 1800 है तो आपको 900 दोनों तरफ चले जाना है। तो ये तरीका होता है सेंटर लाइन करने का। और यहां मिस्त्री वही चीज कर रहा है। ये क्या करेगा मिस्त्री, फुटिंग का बार का बॉटम जो होगा, बार की शेप वो कर लेगा। देखो, ये कॉलम का पूरा उसने कर लिया है, मतलब कॉलम की शेप उसने पूरी सेंटर टू सेंटर कर ली है। वैसे ही फुटिंग वाला इसी से मेजरमेंट लेके अपनी, सॉरी, शटरिंग वाला इसी से मेजरमेंट लेके अपनी शटरिंग कर देगा बाद में। और उसके बाद जो सरिये वाला होगा, वो आगे आपको दिखाने वाला हूं। सरिये वाला क्या करेगा, वो अपना स्टील बांध देगा प्रॉपर कवर के साथ। अगर ये मार्किंग की नहीं रही हो तो दिक्कत रहती है। तो ये मार्किंग की जाती है और इसी तरीके से की जाती है, जैसे आप सामने देख रहे हो। चलो, इतना हो गया, दिक्कत टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो हमारा सेंटर लाइन था
वहाँ पे हमने सरिया बांधना स्टार्ट कर देना है। और सरिया जब बांधना है, जो कॉलम आपको खड़ा करना है, उसके जो एल आप देख रहे हो, किस तरीके से आपको एल सेटअप करने हैं इसके, कि आपके जो एल रहेंगे वो चारों तरफ कॉलम के आए। देखो ये कोने कोने पे एल है, फिर ये ऐसे, और इस तरीके से जब एल आप खड़ा करते हो तो आपका जो कॉलम पे स्टील पे जो लोड आएगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी फुटिंग में, मतलब पूरी फुटिंग में हो जाएगा। ये नहीं है एक जगह एल किए होंगे तो फेलियर के चांसेस वहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, ये जो फुटिंग है वो प्रॉपर सेंटर लाइन में है कि नहीं है, क्योंकि देखो इधर से हमें, अगर ये हमारी फुटिंग है 1200 बाई 1200 mm की, तो हमें यहाँ से टेपिंग करनी है। तो 1200 mm हमें इस एरिया में आना चाहिए कि हमें जो कवर है वो कवर मेंटेन होना चाहिए, और जो फुटिंग है वो सेंटर लाइन पे प्रॉपर है कि नहीं, इस तरफ भी देख ली हमने, और इधर से भी हमें सेंटर लाइन उसका देख लेना है। मतलब हमारी फुटिंग जो है, फुटिंग या कॉलम बोलो, क्योंकि सेंटर लाइन में है तो ये सेंटर लाइन आपको चेक कर लेनी है एज ए सिविल इंजीनियर, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़ जो आपका कवर ब्लॉक है वो प्रॉपर जो ड्राइंग में मेंशन किया होता है, मैंने जनरल नोट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें मेंशन था कि हमारा 50 mm का कवर इसमें आएगा, कवर ब्लॉक, और कंक्रीट का कवर या पीवीसी का वो भी मेंशन होता है। तो फुटिंग में आपको 50 से 75 mm का कवर प्रोवाइड करवाना है। तो ये जो कवर ब्लॉक है इसे हम कवर ब्लॉक बोलते हैं। काफ़ी कमेंट्स थे कि सर कवर ब्लॉक किसे बोलते हैं, बताते नहीं हो। तो ये हमारा कवर ब्लॉक होता है, इसलिए होता है कि हमारा जो ये सरफेस है इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, कंक्रीट जो हमारा स्टील है वो बचा रहे, उसमें कोई क्रोजन नहीं लगे, डिट्रॉइड नहीं हो, क्योंकि पानी अगर लगेगा तो वो डिट्रॉइड हो जाएगा। तो इसलिए हम कवर प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो स्टील है वो प्रॉपर पैक हो जाए पूरा कंक्रीट में। तो हमें कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने हैं, और कवर ब्लॉक किस हिसाब से प्रोवाइड करने हैं, आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, मतलब इस हिसाब से करने हैं। मतलब ऐसे होता है 1 स्क्वायर मीटर में आपको 5 कवर प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किए होने चाहिए कि कोई सरिया नीचे लगा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारी, ये जो एल है, ये फुटिंग में एल कितना प्रोवाइड करना होता है। ये देखो ये 1 फुट, यहाँ हम 300 mm बोले, मिनिमम आपको 1 फुट या 300 mm एल प्रोवाइड करना ही करना है। ये हमेशा याद रखना है, 16D होता है ये, तो इतना आपको 300 mm प्रोवाइड करना है। ये 300 mm है। इस फुटिंग की जो भराई है वो 400 mm है, और ये एल आ गया 400 mm है। 50 कवर ऊपर से माइनस, 50 नीचे से कवर, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और टेपिंग आपको कर देनी है, टेप मार देनी है, यहाँ देखना है कि प्रॉपर आपको 50 कवर ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये भी एज ए सिविल इंजीनियर आपको चेक करना होता है। दूसरी चीज़, जब स्टील आप प्रोवाइड करवा रहे हो, आपको ध्यान देना है कि जो आपने मेंशन है, जो आपका वो वहाँ है TMT 500D और IS मार्क इधर देख रहे हो आप, ये होना ही होना चाहिए। जितना डाया का स्टील है ये चेक कर देना है, और ग्रेड ये सीरियल नंबर चेक कर लेना है। मतलब TMT जिस भी, अगर टाटा स्टील कर रहे हो, जिंदल कर रहे हो, वो मेंशन होगा, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे हम यहाँ जिंदल स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिंदल TMT 500D, तो आपको चेक कर लेना है 500D टक्टाइल प्रोवाइड किया कि नहीं किया, ये आपको फुटिंग में चेक कर लेना है। अगली चीज़ आपको चेक करनी है इसकी स्पेसिंग, जो भी आपकी जाली है, पहले आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर जो डाया मेंशन किया वो प्रोवाइड किया है। फिर आपकी जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ कितना फ़र्क है, इतना। फिर हम यहाँ देखें, ये प्रॉपर आ रहा है, यहाँ इतना इतना। और एक्सेप्टेबल कितना होता है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टेबल कितना है। 10-15 mm अगर बड़ा छोटा होता है तो वो स्पेसिंग में एक्सेप्टेबल होता है, इतना कोई इशू उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है। फिर हम बढ़ते हैं अगली, डेवलपमेंट लेंथ। इसकी ये जो डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम डेवलपमेंट लेंथ गिनते हैं इसकी। देखो यहाँ मेंशन नहीं किया होगा, वहाँ आपको 16D प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आपको यहाँ 16D प्रोवाइड करो, यहाँ क्या करना है, आपको डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। जो भी कंक्रीट का फेस है, यहाँ से हमारा मतलब यहाँ तक कंक्रीट आएगा ना, यहाँ से लेके ये यहाँ ऐसे, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है डेवलपमेंट लेंथ, 50D के हिसाब से। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले, 300 ये आ गया, और हमारी भराई है कितनी फुटिंग की 400 mm, 400 + 300 हो गया 700। मतलब अगर हमें 100 mm इसको और बढ़ाना पड़ेगा तो 100 mm हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ 400, और भराई हमारी 400, तो हमारी हो गई डेवलपमेंट 800, क्योंकि 50D के हिसाब से 16 का कितना होता है 800 mm। तो इस हिसाब से हमें डेवलपमेंट लेंथ चेक करनी है। और जब फुटिंग में आपको ये प्रोवाइड करना है, ये मस्ट प्रोवाइड होता है। काफ़ी गलती की जाती है कि इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और इसको इस वे से प्रोवाइड करना है कि ये आपके चारों कोने पे आए। देखो आपको अगर मैं समझाऊँ, इधर दिखाऊँ,
तो ये हमारा एक कोने पे आ गया, ये हमारा सीधा रहेगा और वो हमारा उस कोने पे चला जाएगा। मतलब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो जो भी लोड आएगा स्ट्रक्चर पे, इस कॉलम पे जो भी लोड आएगा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसमें एक वीडियो बनाई थी मैंने मैंड्रिल पे, अगर आपने प्रॉपर मैंड्रिल से इसको बेंड नहीं किया, ये जो मैंड्रिल 8D के हिसाब से हमें मैंड्रिल लगाना होता है, इस पर वीडियो आप जरूर देखना, वो 8D के हिसाब से मैंड्रिल लगाना है। अगर हम प्रॉपर बेंडिंग इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोटे बैंड से बेंड करेंगे, तो यो लोड जब पड़ेगा इस पर तो ये यहीं से ब्रेकेज होगा, यहीं से टूटेगा। तो यही बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें तो ये चीज़ें ध्यान दी ही नहीं जाती हैं। कई जगह मैंने देखा कि ये एल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन आपको एल प्रोवाइड करना है, मिनिमम 300 mm तो होना चाहिए 16D या डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से, और उसको प्रॉपर मैंडली से आपको मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सब चीज़ें इसी चीज़ जगह पे आने वाली हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं, स्टीरअप की बात करते हैं। तो स्टीरअप में आपको क्या देखना है, स्टीरअप में सबसे पहले उसमें डायमेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे कि 8 mm का है, 10 mm है या 12 mm का। जितने mm का स्टीरअप होगा वो आप प्रॉपर वे से प्रोवाइड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देखना है। फिर इसकी स्पेसिंग की बात करें, हमें स्पेसिंग उसमें मेंशन होगी 100 mm, 200, 150 जितनी भी होगी उसमें मेंशन होगा। जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ हमारी स्पेसिंग कम होती है, बीच में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है और ऊपर जाके फिर कम हो जाती है। मतलब जोन होते हैं, क्योंकि जो कॉलम का जोन होता है, लैपिंग जोन और फेलियर जोन, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम इसे स्लैब माने, स्लैब से 1 मीटर तक कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहाँ आपको ना लैप देना है, ना आपको वहाँ ज़्यादा स्पेसिंग देनी है, वहाँ रिस्की जोन होता है। मतलब स्लैब से 1 मीटर तक आपको रिस्की जोन पकड़ के चलना है और लैपिंग आपको देनी है, तो आप कॉलम के सेंटर में दे दो और स्पेसिंग भी वहाँ ज़्यादा रख सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी जब हम बात करें इसमें चेकिंग की, वो आती है हमारी हुक की। ये जो हुक है हमारी, ये हमें 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी होती है। 10D मतलब 8 mm का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं, 10 × 8, तो ये आपकी जो लेंथ मिलनी चाहिए, ये 80 mm आपको लेंथ मिलनी चाहिए। और इसको जब प्रोवाइड करना है आपको कॉलम में, तो ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। एक हुक आपको यहाँ दिख रही होगी, इसके ऊपर हुक नहीं दिखेगी, वो हुक कहाँ है, दूसरी तरफ। तो ऐसे ही आपको स्टैगर्ड प्रोवाइड करनी है, मतलब एक हुक यहाँ, एक दूसरी तरफ, ऐसे आगे पीछे करके आपको होगा। क्योंकि हुक का काम क्या होता है, शेयर फेलियर को काउंटर करने में और जो स्टीरअप है उसको अपनी पोजीशन में पकड़ने के लिए। और जब लोड पड़ेगा तो ये अगर जो सरिया ये भागने की कोशिश करेगा, ये हुक अपने आप बंद होती जाएगी लोड की वजह से, हुक की वजह से, और ये एक स्टील को अपनी पोजीशन में पकड़ के रखेगी, फेलियर होने से बचाएगी। तो फिर आपको करना क्या है, जब भी फुटिंग की कास्टिंग हो तो आपको जो कवर ब्लॉक है 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना ही करना है। ये सामने आप देख रहे हो कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, और M30 ग्रेड से कम का कवर ब्लॉक आपको यूज नहीं करना है। जहां तो PVC का कवर ब्लॉक यूज करो, वो भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। यहां आप सामने देख रहे हो क्या है, यहां दिखा रहा हूं मैं आपको जो कॉलम जब आपको खड़ा करना है, जो इसके L रहते हैं, ये देखो, ये सामने जो L है ये 300 mm मिनिमम, कम से कम 300 mm या 1 फुट रखना है, और चारों कोने तक ये निकलने चाहिए। एक तरफ मत कर देना, तो कॉलम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस अच्छे तरीके से कॉलम कैसे बांधना है वो आगे मैं बताता हूं, कैसे कैसे एक क्वालिटी वर्क क्या होता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और इसी में मैं ऐड करूंगा, देखो जब हमारा कॉलम की कास्टिंग हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क तभी आता है। पहले हो गया, आपने प्रॉपर से कंक्रीट डाल दिया, वाइब्रेटर चला दिया, लेकिन जब आपका कॉलम खुलता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना होता है। ये एक घर में जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी ध्यान देना है, और जब आप क्या कर रहे हो, एक साइट इंजीनियर हो, तो आप साइट पे हो, तो अच्छे से कॉलम तभी बन पाएगा, जो मतलब उसकी स्ट्रेंथ वो तभी गेन कर पाएगा जब आप ये 6 से 7 चीजें फॉलो करोगी। तो वो आपको जरूर फॉलो करनी है। तो कॉलम की शटरिंग खोल सकते हैं हम 17 से 24 घंटे के अंदर। तो उसकी शटरिंग खुलने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही आपकी कॉलम की शटरिंग खुले तो उसका पहला काम होना चाहिए आपका, उसका एक बार उसमें क्यूरिंग हो जाने चाहिए विदिन 5 to 10 मिनट, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होता है, उसी दौरान उसको पानी की नीड होती है। और तुरंत जैसे ही कॉलम की शटरिंग खुले उसके बाद आपको एक बार पानी का शॉवर कर ही देना है। ये हो गया हमारा पहला काम, कि हमारा क्या करना है, पानी का छिड़काव कर देना है जैसे ही हमारी शटरिंग खुलेगी। और जो दूसरा काम रहता है हमारा जैसे ही शटरिंग खुलेगी, वो है देखना कि जो आपकी कंक्रीटिंग हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है कि नहीं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा अगर जो हमारा कंक्रीटिंग का हुआ है पहले दिन का, उसमें क्या है, अगर अच्छे से वाइब्रेटर नहीं किया हुआ है तो आपको ऐसा सामने जैसे मैं देख रहा हूँ एक कॉलम है, इसमें हनीकॉम्ब जैसा हो गया, मतलब कोई फिनिशिंग नहीं आई है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कॉलम खुलने के बाद, शटरिंग खुलने के बाद उसमें हनीकॉम्ब दिख रहा है अगर, तो उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर वे से पानी मार के उसको रफ सरफेस करके अच्छे से फिनिशिंग कर देना है जैसा आपको
कहा गया है। मतलब ऐसे तो बहुत प्रोसीजर रहते हैं, इस पे वीडियो भी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि हनीकॉम्ब को प्रॉपर वे से कैसे हम फिनिश करते हैं। बाकी GP2 या सिंपल आप सीमेंट सैंड मोटार बना के भी अच्छे से उसको फिनिश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा काम। जब भी आपका कॉलम खुले ये 2 चीज़ें आपको कर देनी है, पानी मार देना है, उसके बाद जो भी हनीकॉम्ब वगैरह हो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। जो तीसरा काम रहता है, जैसे कॉलम खुलेगा आपका, उस पर लिखनी है आपको डेट कास्टिंग की। क्यों लिखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कास्टिंग डेट जो भी आपको जितनी तारीख को आपका कॉलम कास्ट हुआ है उसकी आपको डेट डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो मतलब एक रिकॉर्ड रहता है कि इस तारीख को हमारा कॉलम कास्ट हुआ। दूसरा तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इतने दिन क्यूरिंग करनी है, मतलब 7 दिन का हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रहता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, जैसे 14 दिन है तो 14 तारीख है तो इसके 7 दिन तक आपको इसकी क्यूरिंग करनी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये हो गया तीसरा काम। चौथा काम रहता है, जैसे आपका मतलब डेट वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत क्यूरिंग हो गया उसका, उस पे जो हनीकॉम्ब था वो निकाल दिया, फिर आपको क्या करना है, हैज़न क्लॉथ लगा देना है, बट वेट हैज़न उस पर लपेट देने हैं। इससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग होती रहेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसमें पानी छिड़काव करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपने अगर उस पर अच्छे से वेट हैज़न लगाया है तो क्या होगा, पानी एक बार करोगे तो उसके 15-20 मिनट तक आपको पानी उस पर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप ये क्लॉथ लगाओ उसमें एक चीज़ देखनी है कि ये क्लॉथ किस चीज़ के है। जो भी अगर सिंपल क्लॉथ यूज़ किए गए हैं, इसमें जो कुछ मटेरियल ऐसा था जो कंक्रीट को इफेक्ट नहीं करे तो ये चलता है। ऐसे भी काफ़ी क्लॉथ्स आते हैं जिसमें केमिकल वगैरह हो गया या कुछ भी क्लोरीन वगैरह हो गया, तो वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपकी कंक्रीट को। एक तो उसका जो फेस होगा कंक्रीट का तब ताज़ा होगा तो वो अब्जॉर्व करने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस दौरान अगर आप कुछ ऐसा क्लॉथ लगा दोगे उसमें जिसमें केमिकल वगैरह हो तो वो डिटोरेट कर सकता है केमिकल कंक्रीट फेस को। और जो लास्ट चीज़, मतलब ये सब हो गया तो उसके बाद रहता है हमारा इस पे हैकिंग करना, टाचा बोल लो, जो हमारा कॉलम का फेस है उसको रफ करने हैं। क्यों करते हैं रफ, ये करते हैं हम प्लास्टर, क्योंकि अगर बाद में प्लास्टर आने वाला है कॉलम पे या कुछ पुट्टी वगैरह आने वाली है तो अगर प्लेन सरफेस होगा तो वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसके साथ, कॉलम के साथ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाकिंग करते हैं। और ये आप प्रोसेस क्लॉथ लगने से पहले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे आपकी शटरिंग खुले उस तुरंत वैसे हाकिंग नहीं कर सकते, उसका कॉर्नर वगैरह टूट सकता है। तो इसको अगर हम 4-5 घंटे के बाद करें तो वो बेटर रहेगा। फिर इसी कॉलम की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने कल भी बताया था आपको, तो जब कॉलम कास्ट करना है या तो 3 से 5 फुट करना है। जब कास्ट कर लिए, जितनी भी लिफ्ट में आप कास्ट करो, शेयर की ज़रूर देनी है। होती क्या है शेयर की, वो समझाता हूँ मैं आपको पहले। मेन जो शेयर की प्रोवाइड करने का फंडा है वो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स में जो कॉलम का स्लाइडिंग, मतलब शेयर फेलियर होने के चांसेस कम करने को हम करते हैं। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगर इन फ्यूचर अभी कभी अर्थक्वेक आया जहाँ कुछ ज़्यादा तेज़ी से हवा चली तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगे पूरे कॉलम पे, तो वो जहाँ से उसका जॉइंट होगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, वहाँ से फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर की प्रोवाइड करते हैं। शेयर की होती क्या है, सामने आप देख रहे हो हमारा कॉलम है, उसमें होल किया हुआ है, मतलब बॉक्स टाइप आपको उसमें करना है। ये जो किया गया है ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। इसको वेटर वे से करने में आपको क्या करना है, 50 mm डीप होना चाहिए और 150 का आपका एरिया होना चाहिए होल का, मतलब आप रेक्टेंगल शेप में उसको बनाना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं कि इससे शेयर की से होता क्या है, हमारा जो शेयर की होती है जितनी उसकी डेप्थ होगी ना वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी उसको पैसिव रेजिस्टेंस, और अगर पैसिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर उसमें कम होगा। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जैसे कोई भी चीज़, एक कॉलम है खड़ा है, वो उसको सामने से फोर्स लग रही है, मतलब उसके परपेंडिकुलर, और वहाँ उसका जॉइंट है, तो उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कॉलम का आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है वहाँ आपको शेयर की प्रोवाइड करनी ही करनी है। कॉलम है हमारा, मोस्टली वो फेल कहाँ से होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो नीचे, मतलब कोई 1 मीटर या 3 फुट के एरिया में वो फेल होता है। मोस्टली चांसेस होते हैं कि कॉलम आपका यहाँ से फेल होगा, जैसे सामने आप देख रहे हो। और इसी जगह को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। और इसी जगह को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जाता है, वो किया जाता है जो हमारे रिंग होते हैं, स्टीरअप होते हैं, उसकी स्पेसिंग कम करके, मतलब 5 इंच या हम बोलो 125 mm
इससे ज़्यादा स्पेसिंग आपको नहीं देनी है, एक दूसरे से वो जो स्टीरियो पेयरिंग है एक दूसरे से दूर नहीं होने चाहिए, आपको बिल्कुल पास पास देनी है 1 मीटर तक। लेकिन यहां सामने आप देख रहे हो क्या किया गया, मेरा पूरा हाथ इसमें घुस रहा है, मतलब अप्रॉक्स 200-300 mm स्पेसिंग दी हुई है, और ये पूरे कॉलम में वही हाल है। पूरे कॉलम में आप स्पेसिंग देखो 1 मीटर या 3 फीट से ऊपर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, आप कर लो 150 mm दे दो या 175 mm दे दो, लेकिन जो नीचे का एरिया होता है वो क्रिशियल एरिया होता है, मतलब वो बहुत रिस्की जोन है, वहीं से कॉलम आपका टूटता है, और वहां पे आपने अगर तरीके से काम नहीं किया तो फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं और कॉलम वहां से फेल हो सकता है। तो आपको स्टीरअप जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर वहां से देनी है, ये ध्यान देना है। पहली टिप ये आपके लिए रही। दूसरी टिप को क्या करना है आपको, दूसरा जो आपका कॉलम होता है, वर्टिकल सरिया जो होता है आपका सरिया है, उसके नीचे हम एल देते हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है। डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मस्ट आपको देनी ही देनी है। वो जो एल है आपका वो प्रॉपर आपका 300 mm होना चाहिए, या पूरा डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से होना चाहिए 50D, मतलब एल प्लस आपके जितना फुटिंग में सरिया आ रहा है उतना 50D होना चाहिए। ये अलग मैं पेपर पे समझाऊंगा, यहां समझ नहीं आऊगा, बस ध्यान रखना कि जो आप एल दोगे वो आपके चारों कोने पे निकलना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं देना जैसे आप सामने देख रहे हो पूरा कवाड़ा कर दिया इस कॉलम का, इस कॉलम का कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं है। जब इस पे लोड आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगेंगे, ये फेल होगा ही होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना ही देना है। नेक्स्ट चीज, आपने अभी देखा होगा टर्की में अर्थक्वेक आया, 7.8 तक का कुछ मैग्नीट्यूड था उसका, तो उसमें बहुत ज्यादा बिल्डिंग क्रैश हुई है, टूटी है। वो किस कारण टूटी है, मोस्टली रीजन अगर मैं थोड़ा थोड़ा उसका एक दो मिनट उसके लिए आपका लूंगा मैं, वो टूटी है कॉलम प्रॉपर साइज के नहीं थे। मतलब कॉलम के साइज आप पिक्स में भी देख लो, सामने आप पिक्स देख रहे हो, कॉलम के साइज कितने हैं, इतने साइज में इन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हुई है, और उसमें आप सरिया भी देख रहे हो, बीच में स्टीरअप, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको, सरिया कितना पतला सरिया, मेरे को लग रहा है 12 mm का सरिया डाला हुआ, ना स्टीरअप दिख रही है। तो ये मेन कारण जो बिल्डिंग गिरने का है वो कॉलम साइज है, उसमें सरिया प्रॉपर तरीके से नहीं है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, टाइज प्रोवाइड नहीं की है, तो ये मेन रीजन है। बाकी अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगी कि कारण क्या था कि इतनी ज्यादा बिल्डिंग गिर गई वहां पे, तो उस पर मैं अलग से आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम टॉपिक पे आते हैं। हमारी बात चल रही थी कि आपको जो सरिया है प्रॉपर प्रोवाइड करना है, साइज भी उसका देखना है, मतलब जो मेन बार है वो तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करवा लेना है। जो स्टीरअप है मिनिमम 8 mm का रखना ही रखना है आपको, ये हो गई सरिये की बात। देखो फिर आपको करना क्या है, जो आप जब कॉलम खड़ा कर रहे हो, आपने एल नीचे सेट कर लिया, सब कर लिया, फिर आपको उसका प्लम्ब आउट कर लेना है, उसकी वर्टिकलिटी चेक कर लेनी है कि वो जो सरिया है हमारा वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं है। अगर सीधा नहीं होगा पहले ही तो दिक्कत आती है, जॉगल मारना पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर हम स्टार्टर करने जाएंगे तो वो दिक्कत आएगा। फिर आते हैं जो आपका कॉलम रहेगा उसको और सही तरीके से करने के लिए आपको उसको पोजीशन में रखना पड़ेगा। पोजीशन में कैसे रखेंगे, कुछ लोग स्टार्टर नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, कॉलम का स्टार्टर मस्ट करना है। अगर कॉलम का स्टार्टर आप करोगे तो आपका कॉलम क्या रहेगा, पोजीशन में रहेगा, ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सामने देखो क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे जो कॉलम है उसका स्टार्टर नहीं किया था तो सरिया अपनी पोजीशन से चला गया, तो उसको बेंड करना पड़ रहा है, और उसको जब जॉगल कर रहे हैं हम लोग, तो जॉगल से होगा क्या, जॉगल से यही चीज होने वाली है कि उसका प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो वहां क्रैक आएंगे उस कॉलम में। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना ही देनी है, तो स्टार्टर आपको करना ही करना है। फिर एक चीज का और ध्यान देना है, जो कंक्रीट रेशो, जो आपने कंक्रीट यूज करना है उस कॉलम में, उसकी प्रॉपर रेशो रखो। मतलब जितना M25 कंक्रीट से मेरे ख्याल में कॉलम में नहीं यूज करो, M25 ग्रेड जो रहता है हमारा कंक्रीट का वो यूज करना ही करना है। और पता कर लो, अगर आपको आइडिया नहीं है M25 ग्रेड क्या है तो आप किसी इंजीनियर से पता कर लो, या गूगल से कर लो, यूट्यूब से, हर जगह से आपको मिल जाएगा। और जब आप कंक्रीट कर रहे हो, एक तो ऐसे जिस तरीके से यहाँ कॉलम किया जा रहा है, खाचा जा रहा है, मतलब डंडे से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला इस कॉलम का। इसमें होगा क्या, हनीकॉम्ब बन जाएगा, जैसे आप सामने देख रहे हो, जहाँ कुछ बीच में मटेरियल छूट जाएगा, डंडा ही छूट जाएगा, तो वो उस कॉलम का क्या होने वाला है, कोई उसका अब फ्यूचर नहीं है, वो बाद में फेल हो गई होगा। तो हनीकॉम्ब आपको नहीं करना है, प्रॉपर से वाइब्रेटर लाओ, उसकी नीडल जो है 60 mm 90 mm उतनी नीडल उसमें डाल के उसको कर लो वाइब्रेट, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगली चीज आपको ध्यान देनी है, जो कॉलम की शटरिंग है,
शटरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर शटरिंग प्रॉपर से नहीं होगी तो उसकी स्लरी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अगर आदमी में से खून ही बाहर निकल गया तो वो कुछ नहीं बचेगा। तो उसमें खून क्या काम करता है, जो हमारा सीमेंट है, जो पानी के साथ सीमेंट मिला हुआ है, अगर वो कॉलम से निकल गया तो उस कॉलम का कोई वो नहीं है। तो आपके कॉलम में से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अच्छी एमएस का फ्रेम बनता है जो, उसकी शटरिंग करो। अगर आप प्लाई की शटरिंग कर रहे हो उसको भी प्रॉपर से सपोर्ट लगाओ, हर तरीके से सपोर्ट लगाओ कि आपका जो स्लरी है वो लीक ना करे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और कभी भी ब्रिक की शटरिंग यूज मत करो। जैसे सामने क्या किया गया, कॉलम के चारों तरफ ब्रिक वर्क कर दिया है, उसमें कंक्रीट डाला जाएगा, तो बाद में ये ब्रिक भी आपकी वेस्ट होगी और इसमें से स्लरी निकलती है। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो ब्रिक है वो पानी सोख लेती है, चूस लेती है पूरा कंक्रीट में से, तो वो आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ ही खत्म होगी। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। और जब आप शटरिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि कवर ब्लॉक प्रॉपर से चारों तरफ कवर ब्लॉक होगा। अगर 50 mm 40 mm जितना है, क्योंकि 50 mm या 40 mm से कम कॉलम में कवर आपको नहीं देना है। अगर उतना कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हो तो वो चारों तरफ मिलना चाहिए, तो उससे सेफ रहता है हमारा सरिया। फिर जब हमारा शटरिंग होगी, कंक्रीट हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि जो उसका कॉलम है, प्लम बॉब चेक करो, पहले भी करो, बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाता है शटरिंग उसके बाद भी उसका प्लम बॉब चेक करो, वर्टिकलिटी चेक करो कि आपका कॉलम सीधा खड़ा है कि नहीं। अगर थोड़ी भी उसमें 5 mm में बहुत बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर उसमें टॉलरेंस 5 mm भी नहीं देना, अगर 5 mm भी आगे पीछे होता है तो फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। फेलियर नहीं भी होगा तो क्रैक के चांसेस बन जाते हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 5 mm बहुत हो गया, 5 mm यहाँ होगा, ऊपर जाते जाते वो 50 mm हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है। और जब भी आपका देखो कॉलम हम पूरा 10 फुट या 3 मीटर एक साथ तो भर नहीं देंगे, तो उसको थोड़ा हाफ में भरेंगे। लगा लो एक दिन में तो ऐसे भी मैं, जो हमारा आईएस कोड कहता है 1500 mm या 5 फुट से ज़्यादा भरना नहीं होता, लेकिन हम लोग 2100 mm या 2700 mm या 2100 mm भरते हैं। ठीक है, जब आप 2100 mm कंक्रीट उसमें भर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से भरो, 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर से कंक्रीट उसमें मत फेंको। और जब आपका एक बार कंप्लीट हो गया, मतलब 2100 mm तक आपने कंक्रीट कर लिया, तो उसमें शेयर की बनाओ। शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सामने आप जैसे देख रहे हो खड्डा जैसा बना देना है कि जो फ्यूचर में कंक्रीट उसमें डालेंगे तो प्रॉपर बॉन्ड उसमें बन जाए, वहां से फेलियर नहीं हो। फेलियर होके चांसेस वहां से मोस्टली बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, आपकी शेयर की होगी। फिर ऊपर हम जब 2100 mm तक हमने कॉलम भर दिया, फिर ऊपर हम टोपी भरते हैं, टोपी बोला जाता है उसको। जो जितना भी आपने 2100 भर दिया, आपका 3 मीटर तक कॉलम था, तो आपका बचा जो 900 mm कॉलम, उसको टोपी बोला जाता है। उसको जब भरते हैं वहाँ चांसेस होते हैं कि आपका कॉलम टेढ़ा हो जाता है, तो आपको वहाँ भी प्लम बॉब प्रॉपर से करना ही करना है। बाइंडिंग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, जो बाइंडिंग वायर यूज़ करोगे प्रॉपर से बाइंड करना हर एक सरिये को। और चारों कोने वाले सरिये हमारे, उनमें हमारा स्टीरअप आना चाहिए। और जहाँ स्टीरअप नहीं आ रहा है वहाँ हुक प्रोवाइड करो कि आपका सरिया एक दूसरे से पकड़ा होना चाहिए। अगर वो पकड़ा रहेगा अध केक में वही काम करेगा, वही चीज़ काम करती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। फिर जैसे हमारा कॉलम कास्ट हो जाता है, उसकी क्यूरिंग करो। मतलब आप 17 से 20 घंटे के बाद कॉलम की डी शटरिंग कर सकते हो, शटरिंग खोल सकते हो। जैसे ही शटरिंग खुलती है क्यूरिंग स्टार्ट कर दो, उसकी तरह ही स्टार्ट कर दो। वर्टिकल सरफेस होता है, कितनी बार पानी मारोगे, तो वहां पे जो बोरी रहती है, हेजेंस रहते हैं, इनको गीला करके उसको लपेट दो और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मार लो। देखो 50% स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, 50 गुना उसकी ताकत खत्म हो जाती है कॉलम की, अगर उसकी क्यूरिंग नहीं होगी, उसकी तराई नहीं होगी। अगर तराई अच्छे से करोगे तो कॉलम आपका ताकतवर, स्ट्रांग और लाइफ उसकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो आपको वो चीज करनी ही करनी है, क्यूरिंग के बिना कॉलम की कोई लाइफ नहीं है। जब स्टील बाइंडिंग हो रही होती है, जो कॉलम हमारा होता है उसका सरिया जो आपको जॉगल मतलब करना है, आपको जो लैप देना है वो अल्टरनेट होना चाहिए, ऊपर नीचे आपका लैप होना चाहिए। एक जगह पे कभी भी लैप नहीं आना चाहिए आपके। मतलब अगर 10 सरिये हैं, 10 के 10 सरिये एक जगह लैप दे दोगे वो फेल हो जाएगा। आपको 5 सरिये थोड़ा नीचे होने चाहिए, लगा लो 2 मीटर नीचे लैप कर दो, जो 5 सरिये बचे हैं 2 मीटर उनका ऊपर लैप कर दो। तो उसमें प्रॉपर जॉगल आपको तो करनी है। जॉगल क्या है, एक दूसरे मतलब उसमें प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर वो सरिया आ जाएगा। और जॉगल वाले एरिया में उसको प्रॉपर से बाइंडिंग वायर करनी है, टाई करना है अच्छे से। और आपको क्या करना है, जहां आपका लैप आ रहा है वहां पे स्पेसिंग फिर से कम कर दो। वहां पे 4 इंच या मतलब 5 इंच स्पेसिंग रखो, उससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखो जितने एरिया में आपका लैप आ रहा है, क्योंकि वो भी एरिया सेफ नहीं होता है, वहाँ से भी फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी।
देखो ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो आपका कॉलम की स्ट्रेंथ, ताकत, लाइफ सब कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।